नमस्कार, मैं विष्णु शंकर, TV9 भारतवर्ष डिजिटल के मंच से। क्या चीन अपनी जनसंख्या के बारे में जो आंकड़े हैं उनको लेकर झूठ बोल रहा है ताकि न होते हुए भी वह दुनिया में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश बना रहे, जिससे वह अपने विशाल बाजार और आकार से दुनिया में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने में सफल होता रहे? ऐसा कहना है एक विशेषज्ञ शैलेंद्र राज मेहता का, जो अहमदाबाद स्थित माइका के अध्यक्ष और निदेशक हैं। आज बात करेंगे शैलेंद्र राज मेहता की इसी राय की, जो उन्होंने बड़ी बारीकी से आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद बनाई है, और उनका कहना है कि इस शोध के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। मेहता के अनुसार इसी साल पहले जनवरी में चीन के नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स (NBS) ने देश की जनसंख्या के बारे में आंकड़े जारी किए और कहा कि 2019 के अंत में यह 140 करोड़ थी। इसमें 71 करोड़ 50 लाख पुरुष थे और 68 करोड़ 40 लाख स्त्री, यानी मेल फीमेल रेशियो की नज़र से हर 100 बालिकाओं के जन्म पर 104.5 बालकों ने जन्म लिया। पूरे देश में 1 करोड़ 46 लाख 50 हज़ार बच्चों ने जन्म लिया और 99 लाख 80 हज़ार लोगों की मौत हुई। तो चीन की जनसंख्या 46 लाख 70 हज़ार से बढ़ी। आपको लगेगा इन आंकड़ों में कुछ गलत तो लगता नहीं है, फिर हम इनके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? सच्चाई यह है कि सारे के सारे आंकड़े झूठे हैं। चीन सच छिपा रहा है। सच्चाई जानने के लिए हमें लगभग 40 साल पीछे जाना होगा। डेमोग्राफिक स्टडीज़ में एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सेक्स रेशियो एट बर्थ यानी SRB का होता है। वही जो हमने पहले बताया कि प्रति 100 बालिकाओं के जन्म पर कितने बालकों ने जन्म लिया। 1982 में NBS के अनुसार प्रति 100 बालिकाओं के मुकाबले बालकों की जन्म दर 108 थी, मतलब SRB 108 हुई, जो बालकों के लिए एशियाई देशों में परिवारों में प्रेफरेंस दर्शाती है। ऐसा ही चीन में भी होता रहा है। उस समय चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, इसलिए माता पिता सुनियोजित ढंग से सेक्स सिलेक्शन करते थे। नतीजा ये हुआ कि अगले 20 सालों तक SRB बढ़ती रही और 2009 में 121 पर पहुंच गई। फिर 2017 में थोड़ी गिरी और 111.9 पर टिक गई। SRB के आंकड़े 2017 के बाद उपलब्ध नहीं हैं। इन आंकड़ों का मतलब हुआ कि पिछले 35 सालों में SRB 110 और 120 के बीच रही, जो दुनिया भर में सबसे खराब SRB दर है। इसके बावजूद चीन के सरकारी आंकड़ों में इस समयावधि के लिए जनसंख्या की SRB को 104 से 106 के बीच दिखाया गया है। 2019 के सरकारी आंकड़ों के अनुसार SRB 104.45 है। इन आंकड़ों में झूठ बोला जा रहा है, यह पानी की तरह साफ है। साल 1982 में चीन की जनसंख्या में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों की संख्या 8% अधिक बताई गई। फिर अगले 40 सालों में हर साल 10 से 20% अधिक पुरुष पैदा होते रहे। तो फिर 2019 में महिलाओं और पुरुषों के बीच का अंतर पुरुषों के फेवर में मात्र 4.5% कैसे हो सकता है? और भी उदाहरण हैं। चीन की साल 2000 की जनसंख्या में बताया गया कि 5 से 10 साल की आयु ग्रुप में 9 करोड़ 1,50,000 लोग थे। 15 वर्ष बाद इस ग्रुप के लोग 20 से 25 साल के हो जाते, लेकिन साल 2015 में इस ग्रुप के लोगों की संख्या 10 करोड़ 3,10,000 बताई गई है। मतलब सामान्य मृत्यु दर की वजह से इस ग्रुप के लोगों की संख्या कम होने की बजाय ज़्यादा हो गई, 1 करोड़ ज़्यादा। साल 2018 में इसी ग्रुप की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 33,80,000 हो गई। इस संख्या का मतलब समझते हैं? 2018 के नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से चीन में 2 करोड़ 32,30,000 ऐसे लोग हैं जो वास्तविकता में तो नहीं हैं, लेकिन आंकड़ों के हिसाब से हैं। इनमें 98 लाख पुरुष हैं और 1 करोड़ 33,50,000 महिलाएं। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन मैन्युफैक्चरिंग का सुपर पावर है, लेकिन अब वह आंकड़ों की हेर फेर करके लोगों को भी मैन्युफैक्चर करने लगा है। इसकी वजह सामान्य लिंग अनुपात का भ्रम फैलाना और जनसंख्या को लेकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की ऑफिशियल लाइन का प्रचार है। इसका निष्कर्ष सिर्फ एक ही हो सकता है कि चीन ने यह साबित करने के लिए कि भारत नहीं, जनसंख्या के लिहाज से वह दुनिया का सबसे बड़ा देश है, उसने अपनी जनसंख्या कम से कम 10 करोड़ ज़्यादा बताई है। अगर हम चीन में काम करने वाली जनसंख्या को भी देखें, जिसकी आयु 15 से 59 के बीच होती है, इसमें भी चीन के आधिकारिक आंकड़े दिखाते हैं कि 2011 में चीन की जनसंख्या 94 करोड़ और 4 लाख लोगों के साथ अपनी पीक पर थी और तब से वह गिर रही है। 2019 में यह 89 करोड़ और 64 लाख थी, जो 2011 की पीक से लगभग 5% कम थी। ये एक और संकेत है कि चीन की जनसंख्या अब गिर रही है। यहाँ पर
जापान का उदाहरण देना उपयुक्त रहेगा। 1980 के दशक में जापान में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उसकी गुणवत्ता और प्रगति के कारण आर्थिक विकास बड़ी तेज़ी से हुआ और वहाँ पर राजनीतिज्ञों और इंडस्ट्री लीडर्स को लगने लगा कि अब उनका ज़माना आ गया है। लेकिन बदकिस्मती से 1995 से जापान की जनसंख्या कम होने लगी और 2005 में पीक करने के बाद फिर गिरने लगी। तेज़ी से आर्थिक विकास के लिए दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, लेबर और कैपिटल दोनों का साथ साथ तेज़ी से बढ़ना आवश्यक है। अगर इनमें से एक भी गिरा तो आर्थिक विकास भी धीमा होने लगता है। चीन में भी अब यही हो रहा है, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शुतुरमुर्ग बनी हुई है। वहाँ की लीडरशिप को लगता है कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनना उसकी नियति है। वह साउथ चाइना सी और ताइवान पर कब्जा करना चाहता है और अमेरिका और भारत को नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन चीन ये भूल रहा है कि घमंड और अति महत्वाकांक्षा का नतीजा हमेशा बुरा होता है। चीन की जनसंख्या का संकट स्पष्ट है और उसका हश्र जापान से भी खराब होगा। ये शायद तुरंत न हो, लेकिन अगले 10 सालों में साफ दिखेगा। जिस देश की जनसंख्या सिकुड़ रही हो उसे बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। सोच समझ कर में हमारी कोशिश रहती है कि हम ऐसे विषय उठाएं जो विचार योग्य हों और आपको फूड फॉर थॉट दे सकें। इस उम्मीद के साथ कि आप आगे भी हमारे साथ बने रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद।